हेलो बच्चों, मैग्नेटिज्म सीरीज के लास्ट लेक्चर में क्या क्या सिखाया है मैंने आपको, क्या क्या सीख लिया है हमने। मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया है पहले ही। और बिल्कुल वेरी लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, F इजिकल्स टू क्यू V क्रॉस B। हमने डायरेक्शन सीखी थी बहुत अच्छे से। और हमने क्या सीखा था कि किधर डिफ्लेक्ट होगा, कैसे उसका पाथ होगा, रेडियस निकालना हमने सीखा, टाइम पीरियड हमने निकालना सीखा, ओमेगा हमने निकालना सीखा। बहुत बेसिक बेसिक बातें हमने करी। उसके बाद हमने सीखा कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से थ्रो किया जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो वो सर्कल करता है। कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किए। द प्लेन ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और कैसा सर्कुलर मोशन करता है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू v एंड B। ये सब हमने देख लिया था। दैट मीन्स वर्क डन बाय दैट फोर्स इज जीरो। दैट मीन्स दैट फोर्स विल नॉट गोइंग टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारी बातें हमने कर ली थी। रेडियस हमने निकाल लिया था। उसके बाद हमने यहां तक सीख लिया था कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाए तो वो जब वो सर्कल करता है तो उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हमने सीख लिए थे वाया सम कैलकुलेशन। क्लियर एकदम। चलिए इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको, क्या सीखा। बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मजा आएगा आपको। क्लियर एकदम। लास्ट लेक्चर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, उसके अंदर खड़े होके आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते थे। उसके बाद चार्ज पार्टिकल वाया डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन इजीली फाइंड, चार्ज पार्टिकल सर्कल करता था। क्लियर है एकदम, सर्कल करता था। अब मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर वाले रीजन से फेंकने की कोशिश करता हूं, फिर देखेंगे क्या होगा। क्लियर है। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छे अच्छे रिजल्ट हम निकालेंगे। लेट्स से ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज व्हाट। इसकी डायरेक्शन क्या है, देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन। इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन। मतलब यहां से शुरू है। देखिए मैं डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं, यहां से शुरू है और मैग्नेटिक फील्ड इज लेट्स से B। क्लियर एकदम। अब मान लो मेरे पास एक चार्ज है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और मास है M। क्लियर एकदम। मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है Q और मास कितना है M। पॉजिटिव चार्ज लेकर के चल रहा हूं। लेट से अब मैं इसको, देखिए एक चीज तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खड़ा होकर के मैं थ्रो करूं, एक चीज ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैं थ्रो कर रहा हूं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से तो हमने डिटेल में पीएचडी कर ली उसके ऊपर, अभी और पीएचडी करना बाकी है, अभी और बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करना बाकी है। लेकिन अभी हम केस देख रहे हैं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से इसको थ्रो करूं तो क्या होगा। लेट से मैं इसको v वेलोसिटी से थ्रो करता हूं। ठीक है भाई, मान लो मैं इसको v वेलोसिटी से थ्रो करता हूं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहां पर डॉटेड कर देता हूं लाइक दिस। अब जैसे ये पार्टिकल यहां आया, यहां से लेके यहां तक, मतलब आउटसाइड, इस पर किसी तरीके की कोई फोर्स तो लगने नहीं वाली, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो तभी लगेगी जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। मतलब यहां से लेके यहां तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, मतलब ये बिना डिफ्लेक्शन के ऐसा आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर किया, मैं कह रहा हूं जैसे ही, सुन लो, बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक बात है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, इस पर लग गई वैसे ही फोर्स। कौन सी फोर्स, QVB sin थीटा, where theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector। वो अलग बात है। अपने केस में अपन ने क्या लिया है, वेलोसिटी वेक्टर ये रही और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये रहा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, 90 डिग्री। मतलब थीटा क्या है, 90 sin 90 1 होता है। क्लियर है। पहले तो हमें डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बिल्कुल इसी इंस्टेंट पर फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा। क्योंकि वही हमको क्या बताएगी, सेंटर।
वही हमको क्या बताएगी, सेंटर। देखो प्लेन तो सर्कल का यही होने वाला है, ये बात तो तय है, प्लेन यही होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। अब देखो इस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, v क्रॉस b, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर है। वेलोसिटी वेक्टर ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर है। लेट्स सी लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर है और वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। देखो प्लेन ये हो गया, प्लेन ये हो गया। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। चलो v क्रॉस b करो, चलो वेरी गुड, v क्रॉस b करो, v से b तक उंगलियां घुमाओ, v से b तक उंगलियां घुमाओ, तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड। दैट मींस इस पर जो फोर्स लगेगी इस इंस्टेंट पर, जैसे ही पार्टिकल यहां आया, इस पार्टिकल जैसे ही पार्टिकल यहां आया, इस पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट मींस पार्टिकल का सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। लेट्स से हम उसको लोकेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द पार्टिकल, इसको मैंने डॉटेड से बना दिया, ये सेंटर हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, अगर ये सेंटर है पार्टिकल का, तो पार्टिकल जैसे यहां गया इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस लाके बताओ, क्या पार्टिकल अब कंप्लीट सर्कल करेगा? ना, कंप्लीट सर्कल थोड़े करेगा। अरे सेंटर यहां पर है यार, तो क्या होगा, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ये बाहर। क्या पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी? ना, ये तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड थोड़ी ही चेंज होती है। दैट मींस इस केस में पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल ऐसे अंदर जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और यहां पर आते के साथ ही ये बाहर। और बाहर कैसे आएगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। बाहर कैसे आएगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। कैसे मैंने बोल दिया एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो ऐसे ही होगी। यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे ही होगी। कॉमन सेंस से ऐसे जा रहा है, 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 और ये लाइक दिस, क्लियर एकदम। और इसके बाद जैसे ये बाहर निकलेगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगी, फोर्स लगना बंद हो जाएगी। और ये वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रही थी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही थी। अब जब फोर्स लगना बंद हो गई तो डायरेक्शन चेंज होना बंद हो गई, ये वापस भाग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत जबरदस्त, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब वो पूछता है आपसे, बताओ पार्टिकल कितनी देर, बताओ पार्टिकल कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा, तो वो निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल टी क्या था, याद करो, कैपिटल टी क्या था कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल, कंप्लीट सर्कल का टाइम क्या था, टी। तो ये क्या कर रहा है, हाफ सर्कल कर रहा है, तो इसका टाइम क्या होगा, कॉमन सेंस है, इसका टाइम क्या होगा, टी बाय 2। इसका टाइम क्या होगा, कैपिटल टी बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। दैट मींस कितनी देर पार्टिकल रहा, कितनी देर पार्टिकल रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कैपिटल टी बाय 2, वेयर टी इज इन टर्म्स ऑफ क्यू, बी एंड एम, यू नो वेरी वेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। यहां से लेकिन कुछ लॉजिक निकले यार, वो लॉजिक क्या निकले, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना था, मान लो ऐसे था 90 डिग्री। ये बाहर भी कितने एंगल से निकला, 90 डिग्री। मतलब लॉजिक ये निकले कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि मैग्नेटिक फील्ड से, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैं किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं, तो कंसेप्ट क्या निकला कि वो पूरा सर्कल नहीं करेगा। सेंटर कैसे निकालेंगे, वही फोर्स की डायरेक्शन से, क्लियर है एकदम। फोर्स की डायरेक्शन, कितनी देर वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, वाया सम कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट इजीली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। अच्छा भाई, और जितने एंगल से आपने उसको एंटर कराया, उतने ही एंगल से वो बाहर भी निकलेगा। ये मेन कंक्लूजन हमने देख लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्लियर है एकदम। इसको हम वैसे मैथमेटिकली भी निकाल सकते थे। कैसे मैथमेटिकली, देखो अगर पार्टिकल कंप्लीट सर्कल करता है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है सर्कल का, मान लो पार्टिकल ने ऐसे किया, क्लियर है एकदम, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन। मतलब 2 पाई रेडियन के लिए, 2 पाई रेडियन के लिए टाइम पीरियड कितना है, t। तो 1 रेडियन के लिए कितना होगा, t बाय 2 पाई। तो ये कितना रेडियन है, कितना एंगल सस्पेंड किया पार्टिकल ने सेंटर पर, पार्टिकल ने सेंटर पर कितना एंगल सस्पेंड किया, पाई। तो पाई रेडियन के लिए कितना होगा भाई, t अपॉन में 2 पाई इंटू पाई। तो आंसर क्या आ गया,
t/2 कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आप लोगों के? अच्छा भाई, अब मान लो रेडियस पूछ रहा है, वो भी निकल जाएगा यार। रेडियस तो मालूम ही है आपको। रेडियस तो सिंपल, ये कितना होगा? रेडियस कितना आता है? रेडियस कितना आता है जल्दी बोलो? mv/qb। रेडियस कितना आता है? mv/qb। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, ठीक है भाई। अब मान लो मैं पार्टिकल को कुछ इस तरीके से थ्रो करूं। मान लो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, इसको थोड़ा आगे से बनाते हैं। लेट्स से ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है यहां, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, और इस बार मैं पार्टिकल को लेट्स से कुछ इस तरीके से थ्रो कर रहा हूं। देखिए मैंने डॉटेड बना दिया। लेट्स से इस बार मैं पार्टिकल को कुछ इस तरीके से थ्रो कर रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर। चार्ज है q, उसका मास है m। लेट्स से मैंने पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो किया, वेलोसिटी ये है। क्लियर है? लेट्स से ये एंगल थीटा बना लेते हैं। ध्यान से सुनिए, ये थीटा इट इज नॉट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री ही है। वेलोसिटी इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? इस लाइन से जस्ट एक एंगल सस्पेंड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? वही सेम प्रॉब्लम, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, किस तरीके की ट्रेजेक्टरी होगी और कितनी देर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बिताएगा। चलो भाई करते हैं भाई। सबसे पहला काम ही क्या होता है? जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो, उसी इंस्टेंट पर फोर्स की डायरेक्शन पता कर लो। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा क्या होता है? आपको सेंटर लोकेट करना आ जाता है, और जैसे ही सेंटर पता चल गया, मेरी समस्या ही दूर हो गई सारी की सारी। ठीक है भाई, चलो भाई। मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, रेड मार्कर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये भी। और जो वेलोसिटी वेक्टर है इस बार ऐसे है, ध्यान से सुनो, मतलब प्लेन कुछ ऐसे हो गया। अब v क्रॉस बी या तो देखो v क्रॉस बी या तो ऐसे आएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। कर लेते हैं। ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? v क्रॉस बी करोगे लाइक दिस। देखिए इसको मैं बाहर निकाल के ला रहा हूं। ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, रेड पेन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर एकदम? v क्रॉस बी करेंगे, v क्रॉस बी करेंगे, v क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? v क्रॉस बी, दैट मींस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर fm। दैट मींस कहीं ना कहीं यहीं पर आपका सेंटर होगा, कहीं ना कहीं यहीं पे आपका सेंटर होगा। अब देखो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है, तो क्या अब ये देखो कंप्लीट सर्कल करने का तो मतलब ही नहीं होता। मैं पूछ रहा हूं क्या अब ये सेमी सर्कल भी करेगा ना? अब तो सिर्फ कुछ पोर्शन होगा इसका आर्क का यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मींस पार्टिकल कुछ इस तरीके से अंदर जाएगा लाइक दिस, और जैसे ही यहां आया वो अब क्या होगा? क्योंकि इसका इस टाइम इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, वो सीधा ऐसे बाहर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कंसेप्ट देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो ये पूछ रहा है बताओ कितनी देर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहा, कितनी देर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पोर्शन क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, ये क्या होगा? रेडियस। ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कितना ही आएगा? mv/qb। बेसिकली अब हमें टाइम निकालना है बच्चों। देखो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं ना किसी तरीके से, ये वाला एंगल निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। ये वाला एंगल निकालूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल पता चलते ही मुझे इतना पता चल जाएगा कि यार पार्टिकल ने इतनी देर में इतना एंगल सस्पेंड किया है, और फिर मैं लगा दूंगा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, और यहां से टी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई कैसे करेंगे, जल्दी सोचो, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो फिजिक्स समझ में आ गई ना, फिजिक्स समझ में आ गई। ये है फिजिक्स, अब तो मैथमेटिक्स है, अब तो मैथमेटिक्स रह गई है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चलो भाई मिलकर के फाइंड करते हैं। अच्छा
अगर ये एंगल थीटा है और ये आपको पता है ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो मैंने डॉटेड में बना दिया, ये पूरा 180, ये 90, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली वी कैन प्रूफ इजीली ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में देख लो, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 2 थीटा। सिंपली ये वाला एंगल कितना होगा 2 थीटा। सिंपली क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए और सभी को ऐड कर लो, आंसर 180 डिग्री आ रहा है। दैट मींस जितनी देर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहा उसने सेंटर पर कितना एंगल सस्पेंड किया 2 थीटा। उसने कितना एंगल सस्पेंड किया 2 थीटा। तो 2 थीटा का टाइम निकालना है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया 2 थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थ्योरी आपको पता ही है, क्लियर एकदम। अब थीटा की जगह मैं क्या डाल दूंगा, इस थीटा और इस थीटा में कंफ्यूज मत हो जाना। लेट्स से इसको अल्फा ले लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, इसको अल्फा ले लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई कंफ्यूज मत हो जाना, इसको अल्फा ले लेते हैं, क्लियर एकदम। चलो भाई वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 अल्फा, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई बाय टी और इनटू स्मॉल टी, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो स्मॉल टी कितना आ गया आपके पास टी बाय पाई इंटू अल्फा। और टी की वैल्यू कितनी होती है ये तो पता ही है 2 पाई एम बाय क्यू बी। इसको वैल्यू यहां पे डाल दो तो टी कितना आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, टी कितना आ जाएगा 2 पाई एम अल्फा अपॉन में क्यू बी इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया 2 एम अल्फा अपॉन में क्यू बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो मैथमेटिक्स है, आपको फिजिक्स जाननी है पहले तो, क्लियर है एकदम। इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन वही मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, और एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज कितना है Q और मास है m। इस बार देखिए मैं उसको इस तरीके से थ्रो कर रहा हूं। देखिए 3 केसेस है यार, 3 केसेस है। एक बार मैंने इसको तीनों केसेस मैंने करा दिए। इस बार मैंने इसको ऐसे थ्रो किया 90 डिग्री, इस लाइन से 90 डिग्री। एक बार मैंने उसको ऐसे थ्रो किया, अब इस बार मैं इसको ऐसे थ्रो कर रहा हूं, लेट्स से ये एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा या अल्फा ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्लियर एकदम। अच्छा भाई अब वही सेम प्रॉब्लम है, कितनी देर ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा, क्या ट्रेजेक्टरी होगी। तो सबसे पहला काम यार सेंटर लोकेट कर लो। सबसे पहला काम सेंटर लोकेट कर लो। वो कैसे पता चलेगा, F बराबर क्यू बी क्रॉस बी। जल्दी से F की डायरेक्शन बताओ। चलो भाई मिलकर के करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक मार्कर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रही है इस बार लाइक दिस, क्लियर है। तो इस तरीके की सिचुएशन बन गई है, देख लो इस तरीके की सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी वेक्टर इधर। सो v क्रॉस b, देख लो v क्रॉस b मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, Fm फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, मतलब सेंटर कहीं यहां होगा, सेंटर आपका कहीं यहां पर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटर अगर किसी इस लाइन पर होगा तो पार्टिकल देखिए ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से गया और ये यहां पर आया और ये स्ट्रेट लाइन से बाहर, सेम वेलोसिटी एंड दिस एंगल इज आल्सो सेम, क्लियर एकदम। और ये क्या होगा आपका रेडियस, वो तो सिंपल आपको पता ही है mv बाय क्यू बी, क्लियर एकदम। अब कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा, सिंपल है यार, अब तो मैथमेटिक्स है टाइम पास, ये वाला एंगल आप निकाल के बता दो, क्लियर एकदम। और उसके बाद थीटा बराबर ओमेगा टी लगा दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई अब देखो, अब मिलकर के मैथमेटिक्स करेंगे। फिजिक्स तो हमने समझ ली, ये एंगल अल्फा है, ये पूरा 90 होता है, आपको मालूम है वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल 90 होता है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल भी होगा 90 माइनस अल्फा। इस ट्राइंगल पे गौर फरमाओगे तो ये एंगल कितना आएगा 2 अल्फा, लेकिन आंसर 2 अल्फा नहीं है, हमें तो ये एंगल चाहिए, तो ये कितना होगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा, मतलब 2 पाई माइनस अल्फा। मतलब हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल ने कितना एंगल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया। अब तो वही बेसिक से अप्रोच लगा देंगे यार, थीटा बराबर ओमेगा टी, कितना एंगल सस्पेंड किया 2 पाई माइनस अल्फा, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। अब क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो टी कितना आ गया, टी कितना आ गया जल्दी बोलो, टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी
टी स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी पाई माइनस अल्फा अपॉन में पाई। कैपिटल टी की वैल्यू पुट करनी है तो पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी पाई माइनस अल्फा अपॉन में पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 2m पाई माइनस अल्फा अपॉन में क्यू बी। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तीनों केस एकदम क्लियर है आपको? अच्छा भाई, तो बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच हमने लगाई। देखिए सिंपल, ये तो मैथमेटिक्स सी बेसिक फिजिक्स ये था कि सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन, उससे हमें सेंटर पता चल गया, प्लेन टू सर्कल का मालूम ही है, घुमा दो वेलोसिटी चेंज होगी, खाली स्पीड तो चेंज होगी नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और मैथमेटिक्स के लिए हमने ये लगा दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम। अब देखो इसमें एक और चीज आ सकती है, एक और केस बन सकता है क्या, कि मान लो इस तरीके से, मान लो ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, सारे में मैग्नेटिक फील्ड थी, बस बाहर से मैंने पार्टिकल को थ्रो किया। अब ये भी तो हो सकता है यार कि मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड हो एक पर्टिकुलर रीजन में। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, कहने का मतलब है लेट्स से दिस सेपरेशन इज स्मॉल डी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में है और कहीं नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर एकदम? इस ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, और उसकी थिकनेस कितनी है डी। ना यहां मैग्नेटिक फील्ड ना यहां मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगेन एक चार्ज है मेरे पास, चार्ज क्यू मास एम, उसको v वेलोसिटी से मैं थ्रो कर रहा हूं इस तरीके से। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब जैसे ही मैं इसको यहां पर लेके गया, ये पार्टिकल यहां गया, तो इस पर लगेगी फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी। v वेक्टर ये रहा और b वेक्टर ये रहा, v क्रॉस b, मतलब एग्जैक्टली यहां लाइक दिस फोर्स ऐसे लगी, मतलब सेंटर कहीं यहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये फोर्स की डायरेक्शन था तो इसी लाइन पर सेंटर होगा, मतलब कि ये हो सकता है सेमी सर्कल करे, लेकिन दो केस बन सकते हैं यार, d इज ग्रेटर देन r और d इज लेस देन r। समझना, d क्या है, थिकनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, r क्या है, इसका रेडियस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर d कैपिटल R से बड़ा है, मतलब सर्कल के रेडियस से बड़ा है, तो ये कॉमन सेंस है, सेमी सर्कल करके बाहर निकल जाएगा, जो हम कर चुके हैं। मान लो ये वाला केस है, तो ये तो बहुत सिंपल है यार, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और पूरा सेमी सर्कल करके बाहर, टाइम पीरियड होगा t/2, निकल गया भाई। लेकिन अगर मान लो ये वाला केस हुआ, तो मतलब कि ये थिकनेस है 5 सेंटीमीटर लेट से, और इसका रेडियस आ रहा है 8 सेंटीमीटर, तो अब ये वापस तो नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली इसको टच भी जरूर करेगा और वहीं से ही बाहर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। मतलब कि देखो सिचुएशन ऐसे बनेगी, ऐसे गया पार्टिकल, ऐसे गया, जैसे ही यहां आया ये और आगे बढ़ता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहां पर आकर के मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो गई, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट इस तरीके से निकल जाएगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर जाएगा। क्यों स्ट्रेट पाथ? क्योंकि इसके बाद तो कोई फोर्स ही नहीं है ना यार, इसके बाद तो कोई फोर्स ही नहीं है, और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर इधर थी, तो अपने वेलोसिटी वेक्टर को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और जितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये डेल्टा हमें निकालना है। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब ये बात तो तय है कि यार सेंटर कहीं यहां होगा, लेट से ये रहा सेंटर, और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं तो ये अपना रेडियस ही होगा। अगर ये सेंटर है तो ये सरकमफेरेंस ही हुआ, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस ही होगा। ये डेल्टा हमें निकालना है। अब तो देखो मैथमेटिक्स है, सबसे पहले तो हमें फिजिक्स समझनी थी। फिजिक्स में यही थे, दो केसेस बन सकते हैं। ये जो डी है, अगर वो कैपिटल आर से ज्यादा, रेडियस ऑफ द सर्कल से ज्यादा है, तो ये कंप्लीट हाफ सेमी सर्कल करके बाहर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ये केस है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसको टच करेगा और बाहर।
डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये हमें निकालना है। अब तो मैथमेटिक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये रेडियस, ये वेलोसिटी वेक्टर, तो ये एंगल तो 90 होता ही है, और साफ साफ दिख रहा है, देखो ये एंगल भी तो 90 ही है। ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल भी तो 90 है। मैं एक बड़ा सा दिखा देता हूं। और ये एंगल डेल्टा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस डेल्टा। अगर ये 90 माइनस डेल्टा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? डेल्टा। अगर ये एंगल डेल्टा है, तो देखो ये एंगल भी कितना होगा? डेल्टा। ऑल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स। अब मैथमेटिक्स बची है खाली। अब इस ट्राइंगल पे जरा गौर फरमाओ, इस वाले ट्राइंगल पे गौर फरमाओ। लेट्स से ओ ए बी वाले ट्राइंगल पे गौर फरमाओ, और मुझे फटाफट से साइन डेल्टा की वैल्यू बताओ। साइन डेल्टा कितना होगा यहां से? साइन डेल्टा जल्दी बोलो, साइन डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? साइन डेल्टा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ए बी अपॉन ओ बी। तो कितना होगा? ए बी अपॉन ओ बी। तो कितना आ जाएगा? ए बी क्या है? ए बी क्या है? डी, और ओ बी क्या है? रेडियस। दैट मींस डी अपॉन में आर की वैल्यू क्या है? एम वी बाय क्यू बी। क्यू बी ऊपर, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू बी डी अपॉन में एम वी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्लियर है आप लोगों को? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। दो केसेस बनेंगे यार, सिर्फ दो केसेस। कौन कौन से? कि d इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो उस केस में तो ये सेमी सर्कल करता हुआ बाहर आ जाएगा। लेकिन इफ d इज लेस देन कैपिटल आर, उस केस में क्या होगा? पार्टिकल जस्ट इसको टच करेगा और बाहर निकल जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल से, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्लियर है एकदम? बेसिकली एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है? कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल। देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लिया। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये थी, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ने इनिशियल से कितना एंगल सस्पेंड किया, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा, जो हमने कंसेप्ट देखे, वो ये था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री था। बट ये जरूरी तो नहीं है। अभी तक ध्यान करो, जितनी भी मैंने प्रॉब्लम कराई, जितनी भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, वो यही थे। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो साइन 90 होता था 1, और फोर्स लगा देते थे QVB। ठीक है भाई, अब ये जरूरी तो नहीं है। मान लो इस तरीके की सिचुएशन है, समझना बहुत अच्छे से, समझना, ध्यान से समझना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ऐसे मान लो पानी बह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। एक चार्ज मान लो मेरे पास था, पहले सारे केस देखते हैं। मान लो एक चार्ज था, मान लो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूं, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। रुपये चार्ज में थोड़ी फोर्स लगेगी। मान लो मैं उसको ऐसे फेंक दूं, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये सब मैं करा चुका हूं। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री, खत्म हो जाएगा। उसको मैं पीछे फेंक दूं, कुछ नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी, मतलब बिना डिफ्लेक्शन के वो मूव कर जाएगा स्ट्रेट लाइन में। अब मान लो मैं वेलोसिटी को इस तरीके से फेंकता, इस तरीके से ऊपर उछालता। अब ये केस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैं पार्टिकल को ऊपर उछाल देता, ऊपर की तरफ। क्लियर एकदम? तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ। तो प्लेन ये हो गया यार, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर। तो V क्रॉस B, फोर्स अंदर लगती, फोर्स अंदर लगती तो क्या होता? पार्टिकल का मोशन कैसा होता? देखो, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स अंदर लगी तो लाइक दिस, इस तरीके से घूमने लगता, इस तरीके से घूमने लगता। द प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही हमें पता चला फोर्स इधर, तो सेंटर कहीं यहां होगा, तो पार्टिकल ऐसे घूमने लगता, और जिस पॉइंट से थ्रो किया था उस पॉइंट को तो जरूर टच करता। ये तो कंसेप्ट हमें मालूम है। क्लियर एकदम? अगर मैं नीचे फेंका होता तो फोर्स कहीं यहां लगती, V क्रॉस B, तो इस तरीके से घूमता। क्लियर एकदम? ये तो क्लियर है एकदम कंसेप्ट। अब मान लो मैं पार्टिकल को एंगल पे थ्रो करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, वेक्टर रिजॉल्व करना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। मान लो मैंने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, लाइक दिस, इस तरीके से, तो थीटा क्या हो गया यहां पर? अभी फिलहाल थीटा क्या हो गया? इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए ये कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का? V cos थीटा,
बेस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, v sin थीटा। बहुत ध्यान से सुनिए जरा, बहुत ध्यान से सुनिए। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेगा, सर्कल। और कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, देखो फोर्स अंदर लगेगी, वेलोसिटी वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, क्लियर एकदम। वेलोसिटी वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर राइट डायरेक्शन में, लाइक दिस। सो v क्रॉस b, v क्रॉस b, फोर्स अंदर लग रही है, दैट मीन्स ए पार्टिकल लाइक दिस, इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से घूमेगा। दैट मीन्स जो घुमाऊ इफेक्ट कराएगा, जो घुमाएगा पार्टिकल को, वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट घुमाएगा, साइन कंपोनेंट घुमा रहा है। तो कॉस कंपोनेंट क्या करेगा, क्या ये इस वाले कंपोनेंट पे कोई फोर्स लगेगी क्या। मान लो ऐसे समझो पार्टिकल को ऐसे ही थ्रो किया होता, तो क्या जाता पार्टिकल ऐसे सीधा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मान लो पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया होता तो पार्टिकल ऐसे चला जाता। अब दोनों का रिजल्टेंट होगा, घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, मतलब इस तरीके की सिचुएशन, और इसी को बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। क्लियर एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। साइन कंपोनेंट ने मतलब ऐसे नहीं ऐसे ध्यान नहीं रखना कि साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, ऐसा कुछ नहीं। मान लो ये एंगल में थीटा ले लेता तो ये कॉस, ये साइन, बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो उसको घुमा रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का पाथ आपको दिखाई पड़ेगा, लाइक दिस। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं हम, हेलिकल पाथ। क्लियर एकदम। अब देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सर्कल है, रेडियस तो बन ही रहा है, रेडियस तो होगा ही, और वो कितना होता है, रेडियस कितना होता है हमारा, r इज इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी। लेकिन वहां पर v क्या होता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अभी तक हमने सारे केस यही पढ़े थे। तो यहां पर जो रेडियस होगा निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर रेडियस क्या होगा, m की जगह m, q की जगह q, b की जगह b। बस वेलोसिटी बताओ, कौन सा कंपोनेंट देखना है हमें वेलोसिटी का, कौन सा कंपोनेंट देखना है हमें वेलोसिटी का। क्या ऐसे ध्यान रखेंगे साइन और कॉस, नहीं, कौन सा कंपोनेंट देखना है हमें वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली ये, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन नाउ। सो क्या हो जाएगा ये फिलहाल अपने केस के लिए, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। टाइम क्या होता है भाई, टाइम, टाइम तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, टाइम तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, 2 पाई m बाय क्यू बी, ये तो फिक्स है। क्लियर है एकदम, ये तो फिक्स है। यहां पर बस एक नई चीज आ गई, उसको बोलते हैं भाई पिच। उसको क्या बोलते हैं, पिच। पिच क्या होता है बेसिकली समझ लो, पिच क्या होता है बेसिकली, देखो पार्टिकल ऐसे घूमा, पार्टिकल ऐसे घूमा, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता तो ऐसे ऐसे घूमता रहता, जहां से मैंने थ्रो किया था उसको जरूर टच करता। अब कंसेप्ट कैसे बनेगा, अब कहानी कैसे बनेगी, पार्टिकल ऐसे घूमा लेकिन थोड़ा सा आगे चला गया। क्लियर एकदम, पार्टिकल ऐसे घूमा लेकिन थोड़ा आगे चला गया, टाइम उतना ही लगा, टाइम उतना ही लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बस थोड़ा सा आगे चला गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ना इन वन रेवोल्यूशन, उसी को बोलते हैं पिच। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है यार, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन कर दे। क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स लग रही है, कोई एक्सेलरेशन है, नहीं। वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, वो क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कांस्टेंट, दैट मींस ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। तो बेसिकली पिच को हम कैसे निकाल लेंगे, बेसिकली पिच को हम कैसे निकालेंगे, पिच की डेफिनेशन कोई पूछ ले क्या है, पिच क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन। It is the horizontal distance covered by the particle in one revolution। और हर एक के लिए पिच सेम है, क्यों, क्योंकि टाइम सेम है और वेलोसिटी सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंपली पिच निकालने का तरीका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू
टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन। इन दिस केस, अपने केस में ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना आया है 2 पाई m बाय क्यू बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है एकदम। अभी और भी केसेस करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक फंडामेंटल है, इसको आपको जानना होगा। तो बेसिकली हमने अब सब अप्रोच हमने क्लियर कर ली है कि इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो सिंपल सी बात है, सारी बातें हमने कर ली। इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज नॉट 90 डिग्री, इज सम एंगल, तो इस तरीके से हम अप्रोच कर लेते हैं। रेडियस भी वही, टाइम पीरियड, और बस एक नई चीज आ गई, वो क्या है, पिच। पिच क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फील करना 3D वाली प्रॉब्लम आएंगी, कंपटीशन में भी 3D प्रॉब्लम आती है। जहां से आप थ्रो कर रहे हो, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता तो वहां पर जरूर टच करता। क्यों? सरकमफेरेंस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, जहां से आपने थ्रो किया उससे थोड़ा सा आगे जाकर के टच करेगा। मतलब ये, इसको आप समझो, इसको आप फील करो। ये ब्लैक बोर्ड पर बनाना इज नॉट अ इजी टास्क, बस आप उसको फील करो। जहां से आपने थ्रो किया वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा, फिर थोड़ा सा और ये सेपरेशन सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, इस कंसेप्ट को। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं अच्छी। मान लो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। मान लो एक चार्ज है हमारे पास, उसका चार्ज है Q और उसका मास है m। उसको मैं ओरिजिन से थ्रो कर रहा हूं इस तरीके से। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है v1 i कैप प्लस v2 j कैप। v1 i कैप का मतलब है x एक्सिस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड v1 है। v2 j कैप का मतलब है y एक्सिस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसका मैग्नीट्यूड v2 है। मतलब xy प्लेन में पार्टिकल को थ्रो किया गया है। क्लियर एकदम? और मैग्नेटिक फील्ड है b इक्वल्स टू b नॉट k कैप। वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द रेडियस एंड द पिच। रेडियस एंड पिच कोई बताएगा कैसे होगा, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जैसे ही बच्चे को प्रॉब्लम दिखती है एकदम करने बैठ जाता है, अच्छा ये निकालूं वो निकालूं, टाइम पीरियड निकाल लेता हूं, पिच ये होगा। पिच यहां होगा ही नहीं। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, यहां पिच होगा ही नहीं। बहुत ध्यान से देखो चीजों को। मैंने कहा ना, बहुत बहुत फोकस करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट भी बना लेता हूं, बिना कोऑर्डिनेट के भी मुझे पता ही चल रहा है। लेट्स से ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो देखिए पार्टिकल को कैसे थ्रो किया गया है। v1 इधर, v2 इधर, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ये। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो क्या होगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्लियर एकदम? और डायरेक्शन कहीं ऐसे ही होगी। अच्छा भाई, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर? अरे 90 डिग्री, 90 डिग्री है। क्लियर एकदम? तो क्या कुछ होगा? क्या कोई पिच वगैरह होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ये सिंपल सर्कल करेगा। ये कुछ नहीं करेगा, सिंपल सर्कल करेगा। एंड व्हाट इज द प्लेन ऑफ सर्कल? अरे एक्स जेड प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके की फॉर्मेट देखी और तुरंत चालू हो गए। अरे देख लो यार, सिंपली देख लो। वेलोसिटी वेक्टर आई कैप जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन कहीं xy प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो क्यों करेगा वो पिच वाला कंसेप्ट? क्लियर एकदम? तो बेसिकली इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सिंपली r बराबर m इंटू v। v क्या होगा? ये v क्या होगा? ये, विच इज अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन में mv अपॉन में qb। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? अच्छा भाई, इस पर चलते हैं। अब इस पर चलते हैं। अगेन सेम प्रॉब्लम कि वो कह रहे हैं चार्ज है, जिसका चार्ज है Q और मास है m, ओरिजिन से थ्रो कर रहे हैं। कैसे? v1 i कैप प्लस v2 j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट j कैप। देख लो इस बार, v1 i कैप प्लस v2 j कैप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड b नॉट j कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब अब एंगल 90 डिग्री नहीं है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, वो क्या पूछ रहा है? रेडियस, पिच एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। क्लियर एकदम? बहुत ध्यान से जरा इसको हम करेंगे। अच्छा एक बात बता, वेलोसिटी वेक्टर है x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड है y एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर एकदम? तो वो कंपोनेंट वेलोसिटी का
जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो कंपोनेंट सर्कल कौन कराएगा, बेसिकली इन दोनों में से इस बार सर्कल कौन कराएगा, ये वाला v1 i कैप। सर्कल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, v1 i कैप। और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, v2 j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अलॉन्ग है, j कैप। क्लियर है ना। तो जो वेलोसिटी वेक्टर, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का y एक्सिस के अलॉन्ग है वो उसको सीधा ले जाएगा, और जो कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग है वो उसको सर्कल में घुमाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देखो हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो बेसिकली हमें यहां पर ड्रॉ तो करना ही होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा रेडियस क्या होगा, कोई बताएगा कॉमन सेंस से रेडियस क्या होगा। देखो मान लो y एक्सिस को मैं इधर ले लूं, लेट्स से y एक्सिस को मैं भी थोड़ी देर के लिए इधर ले लेता हूं। क्लियर एकदम। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इधर हो गया। अगर मैंने इसको y एक्सिस ले लिया तो देखो इसको ड्रॉ करो, तो क्या होगा, v2 इधर और v1 इधर। लेट्स से ये x एक्सिस हो गई, क्लियर एकदम। अब तो देखो वही केस बन गया सिंपल, ये इस तरीके से घूमेगा और इस तरीके से आगे भी बढ़ेगा। तो घूमने का प्लेन क्या होगा इसका, xz, और हॉरिजॉन्टल में आगे कैसे जाएगा ये, y एक्सिस के अलॉन्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई पूछ ले रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, जल्दी बोलो, mv/qb, वेयर v इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, v1। तो क्या होगा, mv1 अपॉन में qb। ये तो बच्चों हो गया रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। टाइम तो उतना ही रहता है यार, t क्या होगा, 2πm/qb। क्लियर एकदम। पिच निकालनी है, पिच के लिए क्या, पिच की डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 रेवोल्यूशन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग देयर इज नो फोर्स। क्लियर एकदम। तो पिच सिंपली कैसे निकल जाएगी यहां पर, पिच सिंपली कैसे निकल जाएगी यहां पर, v पैरेलल इनटू t। v पैरेलल क्या है, v पैरेलल को समझ लो, v पैरेलल क्या है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या है, v2। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्या है, v2, और टाइम पीरियड कितना है, t। तो ये हो गया आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो पिच क्या हो गया, सिंपली 2πmv2 अपॉन में qb, दिस इज द पिच। देखो दोनों चीजें हो गई, रेडियस भी और पिच भी। अब तो हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है यार। देखो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए लास्ट लेक्चर में ही हमने लास्ट न्यूमेरिकल जो था उसी तरीके से करेंगे। देखो पार्टिकल का प्लेन क्या होगा, गोल गोल घूमने का प्लेन क्या होगा, xz। गोल गोल घूमने का प्लेन क्या होगा, xz। किससे पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ वो अलग बात है, xz प्लेन में गोल गोल घूमेगा भी और y एक्सिस के लॉन्ग आगे बढ़ेगा भी। तो इस बार इसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सारे कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मान लो ये वाला कंपोनेंट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट होते, मान लो ये वाला कंपोनेंट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट होते, xz। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो देखो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, लेट्स से यहां पर मैंने x एक्सिस बना ली, समझ लो जरा, यहां पर मैंने z एक्सिस बना ली, और ये लेट्स से y एक्सिस हो गई। क्लियर है एकदम। और y एक्सिस को अंदर ले लेते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कहानी एकदम क्लियर है। बेसिकली इसको रोटेट कर दिया, तो देखो y एक्सिस को मैंने अंदर ले लिया। अच्छा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई। वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ कर लो, v1 i कैप इधर की तरफ है। अच्छा v1 i कैप इधर की तरफ है, और v2 जो अंदर की तरफ है वो उसको अंदर की तरफ लेकर के जाएगा। मैं बेसिकली आपको सिर्फ सर्कल दिखा रहा हूं अभी फिलहाल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। क्लियर एकदम। अच्छा भाई, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो देखो v वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b। v वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b। दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स Fm। तो देखो सेंटर कहीं ना कहीं यही होगा। तो कैसे घूमेगा, देखो इस तरीके से। कैसे घूमेगा बच्चों, लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इस तरीके से घूमेगा।
ये मैंने सिर्फ आपको कौन सा प्लेन क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं, मैं आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं। हकीकत क्या होगी, ऐसे ऐसे घूमेगा भी और आगे भी जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे ऐसे घूमेगा भी और आगे भी जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर एकदम। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई वेलोसिटी ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी अब समझ लो। क्लियर एकदम। थोड़ी देर के लिए समझ लो वाई एक्सिस के लॉन्ग देयर इज नो वेलोसिटी। क्लियर एकदम। अब देखो हमें क्या निकालना है, मान लो किसी भी टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बहुत सिंपल है भाई, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेट्स से किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है और ये एंगल उसने थीटा सस्पेंड कर लिया, ये क्या होगा उसका रेडियस, रेडियस हमने निकाल रखा है। क्लियर है एकदम। अच्छा भाई अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, सिंपल है एकदम, इसको मैंने मिला दिया तो देखो ये क्या होगा आर साइन थीटा, देखो ये आर है तो ये क्या होगा आर साइन थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये आर ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा इतना सा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा ये आर कॉस थीटा, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या होगा आर साइन थीटा। तो आप ये तो इजीली निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में से, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर बेस निकाल सकते हो, तो ये क्या हो गया आर साइन थीटा। क्लियर एकदम। तो चलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया पार्टिकल का, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों आर साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और बच्चों इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जेड कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखिए ये पूरा आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा विच इज आर 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब अगर मान लो वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना हो किसी भी टाइम टी पर, तो सिंपल है भाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है v2, और कोई भी टाइम क्या है t, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस। और थीटा को मैं किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिख सकता हूं बच्चों, थीटा को क्या लिख सकता हूं ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है जल्दी बोलो, ओमेगा क्या होता है क्यूबी बाय एम, ओमेगा क्या होता है क्यूबी बाय एम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और पोजीशन वेक्टर अपना सिंपली क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या बन जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अगेन रिपीट करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन था, क्लियर है एकदम। इन दोनों से हमने क्या पता कर लिया, व्हाट इज द प्लेन ऑफ द सर्कल, क्लियर है एकदम। तो ये प्लेन है, एक्चुअल में कहानी क्या है, एक्स जेड प्लेन में ये घूमेगा भी और वाई एक्सिस के लॉन्ग ये मूव भी करेगा। तो कोऑर्डिनेट एक्स जेड के तो सिंपली ऐसे ही निकाल लिए, लेकिन वाई एक्सिस के कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी टाइम पर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इनको आप नोट करिए। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B और उसकी डायरेक्शन क्या है इनवर्ड, उसकी डायरेक्शन क्या है इनवर्ड, क्लियर है एकदम। और वो किस शेप में, एक स्क्वायर शेप में है, मान लीजिए सिर्फ इतने रीजन में है और स्क्वायर की लेट्स से सेगमेंट की लेंथ है L, क्लियर है। मेरे पास एक चार्ज है, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q, उसका मास है M, उसको V वेलोसिटी से मैं बाहर से थ्रो कर रहा हूं, देखिए बाहर से थ्रो कर रहा हूं, क्लियर है एकदम। और एग्जैक्टली इस लाइन के बिल्कुल सेंटर से मिड से मैं इसको थ्रो कर रहा हूं। अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या क्या पूछा, उसने पूछा व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी के केसेस बताने कि वो फर्स्ट सरफेस से बाहर आए, सेकंड से बाहर आए, थर्ड से बाहर आए और फोर्थ से बाहर आए। देखो पहली बात तो ये है वेलोसिटी वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर v क्रॉस b, मतलब फोर्स हमेशा इधर लगेगी। सेकंड सरफेस से बाहर आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फर्स्ट सरफेस से बाहर आ सकता है लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, क्लियर है, क्लियर है। मतलब कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे सेमी सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा इसका, क्लियर है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वेलोसिटी एक मिनिमम एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी, उस केस में वो यहां से बाहर ना निकलने के बजाय फिर यहां से बाहर निकलेगा लाइक दिस, इस तरीके से। इसका भी एक मिनिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद ये यहां से बाहर निकलने लग जाएगा और यहां से तो ये बाहर कभी निकलेगा ही नहीं, क्लियर एकदम। चलिए
सबसे पहली बात तो ये पता चल गया कि सेकंड सरफेस से ये कभी बाहर नहीं निकलेगा। फर्स्ट सरफेस से बाहर निकले का कंडीशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक बार देख लेते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो सबसे मैक्सिमम सर्कल बन सकता है वो इस तरीके से, ट्रेजेक्टरी बन सकती है वो इस तरीके से, लाइक दिस, और यहां से बाहर। क्लियर है? दैट मीन्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसका सेंटर कहीं यहां होगा और इसका रेडियस इस तरीके से होगा, और इस रेडियस की वैल्यू होगी mv बाय क्यूबी, ये आपको पता ही है। और अगर मैं यहां से देखूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, l बाय 4, क्योंकि दिस इज l, दिस इज l बाय 2, सो दिस इज l बाय 4। दैट मीन्स फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर सरफेस 1 अगर मैं कंडीशन निकालूं तो क्या बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा, रेडियस शुड बी इक्वल टू व्हाट, l बाय 4। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स mv बाय qb विल बी इक्वल्स टू l बाय 4। क्लियर एकदम? दैट मीन्स v कितना आ जाएगा हमारे पास, v कितना आ जाएगा हमारे पास, l qb बाय 4m। v की वैल्यू कितनी आ गई, l qb बाय 4m। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है क्या है, अगर मैं इतनी वेलोसिटी से थ्रो करूंगा तो एग्जैक्टली यहां से निकलेगा। अगर मैंने वेलोसिटी से ज्यादा कर दी तो ये यहां से निकल जाएगा, अगर वेलोसिटी से कम कर दी तो थोड़ा सा कम रेडियस का सेमी सर्कल बनाएगा। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होना चाहिए, v शुड बी लेस देन l qb बाय 4m। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलो भाई, अब फोर्थ सरफेस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर सरफेस 4 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं वेलोसिटी की। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैक्सिमम कर दो, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम सर्कल कर दो, मतलब कि मान लो इस तरीके से पार्टिकल जा रहा है, लाइक दिस, बिल्कुल यहां से बाहर और उसके बाद बाहर। क्लियर है? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगेन सेंटर तो किसी इसी लाइन पे होगा, लेकिन इस बार जो सेंटर है वो कहीं बाहर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस बार सेंटर कहीं बाहर होगा। क्लियर एकदम? क्योंकि ये सेमी सर्कल थोड़ा ही है यार, ये तो लाइक दिस इस तरीके से बाहर निकलता, तो सेंटर इसका कहीं यहां पर होगा। क्लियर है एकदम? इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, इसको मैं ज्वाइन करूं तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी है, l, ये सेगमेंट वैल्यू कितनी है, l। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी है, l बाय 2, ये वैल्यू कितनी है, l बाय 2। ये क्या है, r, ये क्या है, r। हमें कंडीशन निकालनी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पूरा रेडियस होगा, ये भी पूरा रेडियस होगा। अगर ये रेडियस r है, ये भी r है, और ये कितना है, l बाय 2, तो यहां से लेके यहां तक मैं क्या बोल सकता हूं, r माइनस l बाय 2, ये r और ये l। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक कंडीशन निकालेंगे r और l में, तो क्या आएगा, r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस r माइनस l बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4 माइनस 2r l बाय 2। क्लियर है एकदम? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, ये इधर आएगा, आर एल इधर, तो ये क्या आ गया, 5l स्क्वायर बाय 4, एक एल से एक एल कैंसिल, तो r कितना आ गया, 5l बाय 4। क्लियर एकदम? अब इस r को उठा करके किसके बराबर डाल देंगे, mv बाय क्यूबी, क्योंकि r तो mv बाय क्यूबी होता है। mv बाय क्यूबी बराबर 5l बाय 4, तो v कितना आ गया, 5l क्यूबी बाय 4m। देखिए, अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स अगर पार्टिकल को फोर्थ सरफेस से निकालना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, v शुड बी लेस देन 5qlb बाय 4m। और अब तो एक ही सरफेस बनी, थर्ड। दैट मीन्स अगर थर्ड सरफेस से एग्जिट कराना हो तो v शुड बी ग्रेटर देन 5qlb बाय 4m। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है?
इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए, अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए और कंसेप्ट हम देखते हैं। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हमने केसेस पढ़ लिए हैं। चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा दिया, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मूव करा दिया। व्हेन द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज 90 डिग्री, वो केस पढ़ लिए। व्हेन द एंगल इज अदर देन 90, वो केस पढ़ लिए। अब एक्चुअल में अगर आपसे मैं बात बताऊं तो कहानी क्या है, किसी भी एक चार्ज पर एक टाइम पर दोनों फोर्स एक्ट करती हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। एक्चुअल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना यार एक साथ आते हैं, ये कभी भी सेपरेट सेपरेट नहीं होते। अब आपको सेपरेट सेपरेट क्यों पढ़ाया गया है, क्योंकि ना ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान था और ना ही आपको मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान था। कहने का मतलब है जब भी अगर आप हायर साइंस में जाओगे, हायर फिजिक्स में जाओगे, तो हमेशा शुरुआत होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सेपरेटली बात नहीं करेगा, ये सब एक ही है प्रारूप, बेसिकली सब कुछ एनर्जी ही है। आगे जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर एकदम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्लियर एकदम। तो बेसिकली किसी भी एक चार्ज पर एक टाइम पर दोनों ही फोर्स एक्ट करती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और उसी को नाम पड़ा साइंटिस्ट के नाम पर लॉरेंज फोर्स के नाम से। तो लॉरेंज फोर्स क्या है, इट इज जस्ट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दिस। Q बाहर निकाल लो, so this is what E plus V cross B. So this is the expression of Lorentz force. ये क्या है, Lorentz force. So Lorentz force क्या हो गया, basically Lorentz force क्या हो गया, it is a resultant force of electrostatic force and magnetic force. Clear एकदम। अब देखो एक्चुअल में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है या कंसेप्ट आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो देखिए दो कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, और दोनों यूनिफॉर्म होंगी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अलाइन टू ईच अदर, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा एक बार क्वेश्चन आया कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है उस पर नेट फोर्स जीरो हो? यस, हो सकता है। अगर मान लो मैं चार्ज को मूव करा दूं और क्वेश्चन आए कि क्या वो बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है? यस, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, वो एक पर्टिकुलर केस होगी। दैट मींस अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि क्या नेट फोर्स कभी किसी चार्ज पार्टिकल पे जीरो हो सकती है? तो करके देख लो यार, F को जीरो डालो तो क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लॉरेंज फोर्स जीरो की कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, E plus V cross B must be equals to what, zero. That means electric field will be equals to minus of V cross B. So this is the condition of नेट लॉरेंज फोर्स टू बी जीरो। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज टू वेक्टर आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के मस्ट भी परपेंडिकुलर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के मस्ट भी परपेंडिकुलर हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अभी कहानी कैसे है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से लाइक दिस। मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इनवर्ड, क्लियर एकदम। बहुत सारी सिचुएशन हम बना सकते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इनवर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्लियर एकदम। और मान लो मैं किसी चार्ज को बाहर से इस तरीके से मूव कर रहा हूं लाइक दिस, या यहां पर भी अंदर से कैसे मूव करा लो। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज Q, क्लियर एकदम, उसका मास M, और उसको मान लो मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं V वेलोसिटी से। तो
तो देखो फोर्स किधर लगेगी, बी वेक्टर इधर, वी वेक्टर इधर, तो वी क्रॉस बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी Fm। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसको मुझे कैंसिल आउट करना है, नेट फोर्स जीरो चाहिए, नेट फोर्स जीरो चाहिए। तो यार चार्ज पर फोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे फोर्स लगा दूं मैं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कर दूं, लाइक दिस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो मेरे पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसी टाइम पर नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगी विच इज QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और मान लो हम अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से लें कि Fm और Fe बराबर हो जाए तो हमारा केस बन जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। उस केस में पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के आगे मूव करता चला जाएगा और उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और देखिए कंडीशन क्या होगी, मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है, ये तो पता ही चल रहा है देखिए और सेटिस्फाइड है, E इज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है, E इज परपेंडिकुलर टू V, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। इस कंडीशन को तो बिल्कुल मत भूलना यार, नेट लॉरेंज फोर्स जीरो के लिए ये दीज टू कंडीशन मस्ट बी देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई और देखते हैं भाई, अब मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं। तो भाई इन दोनों को उठाकर के इक्वेट कर दो, क्योंकि यहां पर V और B के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, दैट मींस फॉर दिस केस QVB will be equals to what, QE, Q से Q कैंसिल, तो V कितना आ गया, E by B। और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। मतलब कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है, और इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी लगेगी बच्चों, जीरो। और उस केस में पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा अपने पाथ को फॉलो करता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सो पहला केस क्या है, पहला केस हमने पढ़ लिया, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इन दो कंडीशन को मत भूल जाना यार, इन दो कंडीशन को मत भूल जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए और पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। उस केस में अगर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, E by B के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे बढ़ जाएगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन इन दिस केस। और इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अब मान लो कुछ इस तरीके की कहानी हो जाए कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में बढ़ा दूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है। अब मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, तो पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर की तरफ। मान लो मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, तो पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर की तरफ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती है। मतलब कि अगर मान लो इधर की तरफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ तो वो कौन सा केस होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर पार्टिकल मान लो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ तो दो केस बनेंगे। कौन कौन से दो केस, कौन कौन से, या तो हो सकता है वेलोसिटी को इस वाली वेलोसिटी को लेट्स से v डैश को v से बड़ा कर दिया है आपने, वेलोसिटी सेलेक्टर से बड़ा कर दिया है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है एकदम। चलिए भाई इसको नोट करिए, पहले केस को नोट करिए आप। चलिए और केस देखते हैं बच्चों। अब और केस क्या होगा, नेक्स्ट केस क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल। पहला केस तो देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, तो उसमें क्या क्या हो सकता है,
एक केस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर एकदम। अब उस केस में क्या क्या हो सकता है, देखिए मैंने सारे मोस्ट प्रोबेबल कंडीशंस रख दी हैं कि एक चार्ज है, इसका चार्ज है Q और मास है M, वो रेस्ट से छोड़ दिया जाए। अब रेस्ट से छोड़ दिया जाए तो देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ नहीं होगा, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उस पर फोर्स लगाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ उसकी वजह से वो ऐसे सीधा मूव करेगा। अब मूव करेगा तो वेलोसिटी आ गई, मूव करेगा तो वेलोसिटी आ गई, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स अपना काम करने लगेगी? नहीं, अभी भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना होगा? 0। मतलब थ्रू आउट द मोशन देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट। क्लियर एकदम। और वो भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? F इज इक्वल्स टू QE। F को ले सकते हैं m में बराबर QE, तो A कितना आ गया? QE बाय M। और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फील्ड हमेशा हमें कांस्टेंट लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है। अपने सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस पहले केस में पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। पहले केस में पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट केस में पाथ क्या हो गया हमारा? स्ट्रेट लाइन। और कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या होगा अपना? v is equals to u plus at। that means v is equals to u0 है QE by m into t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्लियर एकदम। मैं तो आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बस प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। चलो भाई, दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वही अलाइन है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन इस बार मैंने पार्टिकल को ऊपर उछाल दिया ऐसे। पहला केस रेस्ट, दूसरा केस मूव करा है लेकिन ऊपर की तरफ मूव करा दिया। लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा भाई? देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगी रही होगी, और किधर की तरफ लगती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ अपना काम कर रही है, F इज इक्वल्स टू QE, और उसकी वजह से इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। मान लो इसको x एक्सिस बोल दूं और इसको y एक्सिस बोल दूं, तो ax तो होगा ही यार। ax कितना होगा? अभी भी निकाला, QE बाय m। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन होगा ही बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसकी वजह से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो काम करेगी। देखो, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है। वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है। मतलब v इधर और b इधर, v क्रॉस b। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे लग रही है अलोंग द फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रही है। सेपरेट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है एकदम? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा? वो डिफ्लेक्ट होगा सर्कल में। दैट मीन्स इस बार पाथ कैसा होगा पार्टिकल का? इस बार पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? हेलिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये प्रीवियस से थोड़ा डिफरेंट है। प्रीवियस में पिच क्या होता था? अभी बताया मैंने, पिच क्या होता था? It is the horizontal distance traveled by the particle in one revolution, one rotation. क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। लेकिन यहां पर पिच जो है यूनिफॉर्म नहीं होगी। पिच क्या होगी? पिचेस कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि इस बार पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? लाइक दिस, इंक्रीजिंग पिच। क्लियर है एकदम? ये बन नहीं पाया है, ये पिच ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब बढ़ती चली जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि पार्टिकल का जो सर्कल का जो प्लेन होगा वो क्या होगा? सर्कल का प्लेन YZ। सर्कल का प्लेन क्या होगा? YZ। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये एक्सेलरेट करेगी। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या बन सकती है। प्रॉब्लम इसमें क्या बन सकती है? वो पिच के बारे में पूछ सकता है। फर्स्ट पिच निकाल, सेकंड पिच निकाल, थर्ड पिच निकाल, वो इस तरीके की बातें कर सकता है। क्लियर एकदम? तो क्या होगा?
देखो टाइम पीरियड मेरे लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम पीरियड तो कांस्टेंट आता है। टाइम पीरियड क्या आएगा भाई, टाइम पीरियड क्या आएगा 2πm/QB। क्लियर एकदम, टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन इज कांस्टेंट। अच्छा भाई अब पिच कैसे निकालेंगे, देखो पिच के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ax इतना है, ux कितना है 0, ux कितना है 0। क्लियर एकदम। फर्स्ट पिच निकालूंगा मतलब ये फर्स्ट पिच के लिए ये, तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। अब सिर्फ आपको ये सोचना है वैल्यू का पुट करूंगा। देखो uxt तो 0 हो गया, x एक्सिस के लॉन्ग तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अच्छा भाई प्लस हाफ ax कितना है बच्चों QE/m, t कितना है t कितना है t कितना है t स्क्वायर, खत्म। क्लियर एकदम, वन रेवोल्यूशन का टाइम। क्लियर एकदम। अब सेकंड पिच पर गौर फरमाओ, सेकंड पिच के लिए क्या करेंगे, सेकंड पिच के लिए क्या कर सकते हैं। देखो सेकंड पिच के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट पिच ये सेकंड पिच, सेकंड पिच के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालो और फिर ये डिस्टेंस निकालो और इसमें से इसको माइनस कर दो। जब आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो देखो ux तो 0 ही हो जाएगा, बस t क्या पुट करोगे 2t, t क्या पुट करोगे 2t, और यहां से लेके यहां तक अभी तो निकाला t, दैट मींस क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह ये, टाइम की जगह 2t, टाइम की जगह 2t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, फिर से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहां की कैलकुलेशन के क्या आएगा, यहां की कैलकुलेशन के लिए क्या आएगा, लेट्स से दिस इज x डैश, लेट्स से दिस इज या x2 ले लो, x2। क्लियर एकदम, x2 क्या आएगा 0, ux 0 है, प्लस हाफ QE/m इंटू 2t का स्क्वायर। क्लियर एकदम, और x1 तो ये आपने निकाला ही, अब हमें क्या निकालना है सेकंड पिच के लिए, x2 माइनस x1, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो वही तो आएगा जो मैंने बोला। क्लियर एकदम। सेम केस हम थर्ड पिच निकाल सकते हैं, सेम केस हम फोर्थ पिच, कोई भी पिच निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दैट मींस आपको ध्यान रखना है हेलिकल पाथ तो होगा बट विद इंक्रीजिंग पिच, पिच जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। क्लियर एकदम, बाकी सब फंडामेंटल सेम है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि इस बार मैंने पार्टिकल को किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, तो सिंपल है यार, सिंपल है, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। अगेन इसकी वजह से क्या होगा सर्कल, इसकी वजह से क्या होगा सर्कल। बस इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर ux 0 नहीं है, ux कितना है सिंपली u cos थीटा और ax कितना है वही QE/m। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब अभी भी हेलिकल पाथ होगा विद इंक्रीजिंग पिच, अभी भी हेलिकल पाथ होगा विद इंक्रीजिंग पिच, बट इस केस में फर्स्ट पिच और सेकंड पिच जब ये सब होगा तो सब सेम फिनोमिना, सेम फंडामेंटल, बस इस बार ux यहां पर 0 था, यहां पर ux 0 नहीं होगा, ux की जगह क्या होगा u cos थीटा। प्योर कैलकुलेशन, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, प्योर कैलकुलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग एंगल पे, मतलब क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, आपको कंसेप्ट जानना है यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो मतलब यहाँ पास देखो सारे केसेस मैंने बना दिए। अब एक केस ये भी बन सकता है कि पार्टिकल को मैं ऐसे फेंक दूं, पार्टिकल को मैं अपोजिट टू द फील्ड फेंक दूं, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला कंपोनेंट तो घुमाएगा ही। अब ये वाला कंपोनेंट इनिशियली इसको आगे लेके जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो रिटार्ड होगा पहले। तो क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, पहले वो ऐसे ऐसे जाकर के फिर वापस ऐसे ही आएगा। मतलब कि कॉम्प्लिकेशन की तो कोई कमी नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस की क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको फिजिक्स जाननी है और आपको ये महसूस करना है कि यार प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये सारे केसेस एकदम क्लियर है आपके, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए इसको आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला कि अगर करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालूं तो उस पर फोर्स लगेगी। पहला क्वेश्चन वाई, क्यों लगेगी भाई, क्यों फोर्स लगेगी, अरे लगनी चाहिए। करंट कैरिंग वायर में कौन मूव कर रहे हैं, चार्जेस। करंट कैरिंग वायर में कौन मूव कर रहे हैं, चार्जेस।
कौन मूव कर रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के लिए, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अभी भी तो आपने पढ़ा कि अगर एक ही चार्ज है, एक चार्ज है और वो मूव कर रहा है, अगर एक चार्ज सिंगल चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगती है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर एकदम? तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन जज करते हैं। भाई मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। क्लियर है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो किधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा? देखो, अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो कर रहे होंगे, या फिर पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा। कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ। लेट्स से मैं पॉजिटिव चार्ज से कर लेता हूं। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज दिस vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पढ़ाया हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो v क्रॉस b। तो जैसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अब सर एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ठीक है यार, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द करंट मूव कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, v क्रॉस b आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, माइनस साइन है, अपोजिट इधर की तरफ ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स आपको समझ में आ गया कि हाँ, अगर करंट कैरिंग वायर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उस पर फोर्स तो लगती है। अब हमें उसका एक्सप्रेशन जानना है। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? सिंपल, हमें पता चल गया। बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और करंट इधर जा रहा है, तो सिंपल आप करंट की डायरेक्शन देख लो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? यहां पर एक वेक्टर मैं डिफाइन करूंगा, उसको बोलेंगे एल वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे? एल वेक्टर, मतलब लेंथ वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर एकदम? एक्सप्रेशन हम देखते हैं। भाई मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर एकदम? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द व्हाइट बोर्ड, और मेरे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है। क्लियर एकदम? और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए। और एन क्या होगा? याद करो, एन क्या होता था? एन क्या होता था? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या होता था? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर एकदम? अच्छा भाई, अब मान लो करंट ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन इज अपवर्ड, आई। क्लियर एकदम? एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं इसका, लेट्स से डीएल वेक्टर। ये डीएल वेक्टर इतना बड़ा नहीं होगा, पहली बात तो आप समझ रहे होंगे। ये जो मैंने डीएल वेक्टर लिया है वो इतना बड़ा नहीं है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर एकदम? डिफरेंशियल। क्लियर एकदम? अब ये जो डीएल वेक्टर लिया है, इस पूरे की कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगी यार। उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? भले ही स्मॉल वॉल्यूम होगी, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू डीएल। और मान लो पॉजिटिव चार्ज, ऑल्दो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहा है, लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आने वाला। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर एकदम? तो कितने चार्जेस यहां पर होंगे? कितने चार्जेस यहां पर होंगे? नंबर कितने चार्जेस यहां होंगे? अरे वॉल्यूम पता चल गई। एन क्या? नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ चार्ज कितना आएगा इसमें? नंबर ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा इसमें? नंबर ऑफ चार्ज n इंटू ए इंटू डी एल। क्लियर एकदम? और अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है तो क्या कर दो? एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? एन ई ए डी एल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अच्छा भाई, मान लो एक चार्ज है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, तो लगेगी फोर्स v क्रॉस b, लगेगी फोर्स इधर की तरफ df। और वो कितनी होगी भाई? वो df कितनी होगी? जल्दी बोलो, df कितनी होगी? q v क्रॉस b, दैट मींस e vd क्रॉस b। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? ये एक चार्ज पे है, और अगर मैं बोलूं कि इस पूरे सेगमेंट पे निकालना हो
तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, जल्दी बोलो। टोटल नंबर ऑफ चार्ज n into a into dl, that means n into a into dl into e vd क्रॉस b। क्लियर है एकदम, सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो फटाफट से। मैं vd और dl को इंटरचेंज कर लूं क्या? कर सकते हो यार मल्टीप्लाई में। 2 क्रॉस e या e क्रॉस 2, सॉरी 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 एक ही तो बात है यार। 2 into 3 3 into 2 एक ही तो बात है यार। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो मैं लिख सकता हूं ऐसे n e a vd dl क्रॉस b। ये देखा देखा सा लग रहा है। आई सबसे पहले याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, क्या आया था एक्सप्रेशन ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर, एन ई ए वी डी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, E is the charge of one electron, one free charge, A is the area of cross section and VD is the drift velocity of the charges। क्लियर एकदम। तो ये क्या आ गया I, that means जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आई वो क्या आई, I dl क्रॉस B। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। अगर नेट फोर्स निकालनी है तो इसको उठा करके इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, I dl क्रॉस B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन, बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन। और अगर आप इस dl को इंटीग्रेट करते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, dl का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है इस केस के लिए, इस केस के लिए dl का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, लेंथ। dl का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, लेंथ। तो f क्या आ जाएगा, I l क्रॉस b। अगर मैग्नीट्यूड वाइज निकालूंगा तो IBL sin theta, where theta is the angle between magnetic field vector and length vector। वो अलग बात है, in this case it is 90 degree, but हमने जनरल प्रूफ कर लिया। क्लियर एकदम। कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक वो ये कि दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड, दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्योंकि देखो मैंने इंटीग्रेशन सिर्फ खाली dl का करा है, b को मैंने ऑटोमेटिकली बाहर निकाल लिया था। दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म, डू प्रॉपर इंटीग्रेशन, डू प्रॉपर इंटीग्रेशन। आपको b को भी अकाउंट में लेना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? L पर गौर फरमाओ यार। L वेक्टर क्या है? ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये है लेंथ वेक्टर। ये क्या है? लेंथ वेक्टर। कहने का क्या मतलब है, वेक्टर है, वेक्टर, लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहने का क्या मतलब है कि दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। कहने का मतलब है, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, ठीक है भाई, इसकी जगह मान लीजिए कुछ आर्बिट्ररी शेप का इस तरीके से कंडक्टर होता, लेकिन हाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी L ही होती, तो जो एक्सप्रेशन इसका आया वही एक्सप्रेशन इसका आता। क्योंकि जब मैं छोटे छोटे से एलिमेंट लेता, इस तरीके से dl1 dl2, इस तरीके से जितने भी वेक्टर एलिमेंट लेता मैं स्मॉल, तो ये क्या होता, dl का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं छोटे छोटे से एलिमेंट ले लेता लाइक दिस, इस तरीके से एलिमेंट ले लेता, तो इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब समझो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो यार, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर का इन सभी का रिजल्टेंट। अरे तो इन सभी का रिजल्टेंट तो ऐसे ही जाएगा ना यार, ये तो वेक्टर आपने खेल रखा है 11th क्लास में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको समझो यार, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। वो अलग बात है, प्रूफ करने के लिए हम सिंपलिसिटी के लिए एक स्ट्रेट वायर ले ली, स्ट्रेट की जगह आर्बिट्ररी होता तो क्या हो गया यार, इसका मतलब समझो ना यार। डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन का मतलब समझो, डीएल वेक्टर के इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ all these small elements, all these small length vectors, किसके करंट कैरिंग कंडक्टर के। अब वेक्टर फॉर्म हमें आती है, वेक्टर हमें खेलना आता है, इन सभी का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए, आपको फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही ये होता है। एंड दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये दो बातें अगर आपको पता हो तो टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम भी झटके में सॉल्व हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है? अगर मान लीजिए जनरल एक्सप्रेशन की बात करूं तो हो सकता है डीएल और बी में एंगल 90 डिग्री ना हो तो थीटा ले लो यार। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? वही क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से डीएल वेक्टर की डायरेक्शन देखो क्या ली है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब आपको करंट की डायरेक्शन पता हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, कर दो उठा करके क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसे है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, किधर डिफ्लेक्ट होगा? डीएल क्रॉस बी, इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? करंट कैरिंग वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, किधर डिफ्लेक्ट होगा? किधर भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार बी एंगल कितना हो गया? 0। इस बार एंगल कितना हो गया? 0। डीएल मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या हो गई? एंगल कितना हो गया? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट कैरिंग वायर ऐसे है और करंट इधर जा रहा है। सो डीएल वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, डीएल क्रॉस बी ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? इसको आप नोट करिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम यहां करते हैं। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, 4 क्वेश्चन है। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चारों में डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनवर्ट, और मैग्नेटिक फील्ड इज बी। मान लीजिए करंट कैरिंग कॉइल है, क्लियर है ना? एक ऐसे सर्कुलर आर्क में है और एक स्ट्रेट लाइन में है, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और इसका रेडियस है r। वो पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स, क्लियर है? अच्छा भाई देखिए मैं नाम दे देता हूं, अलग अलग सेगमेंट में निकालेंगे। पहले स्ट्रेट सेगमेंट पे निकालते हैं। तो सिंपल है यार, स्ट्रेट सेगमेंट, करंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो एल वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, एल क्रॉस बी, एल वेक्टर बी वेक्टर, एल क्रॉस बी। मतलब इस सेगमेंट पर फोर्स ऊपर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, और कितनी होगी? आई बी एल साइन थीटा। आई की जगह ई, बी की जगह बी, और एल की जगह 2r, और थीटा कितना है? 90। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इट इज 90। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई बी एल की जगह 2r, क्लियर एकदम? अब ये वाला सेगमेंट देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये इसकी शक्ल और शेप पर डिपेंड करता ही नहीं है यार, क्लियर एकदम? हमें तो बस इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए, फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, और बस हम तो स्ट्रेट लाइन ही मानते हैं इसको। और करंट की डायरेक्शन ये, मतलब इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। बहुत जबरदस्त चीज सिखा गया था मैं। इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना ही होगा? आई बी इंटू 2r। दैट मींस नेट फोर्स कितनी हो गई? इस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गई, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4IB इंटू r। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या रहेगा? सेम केस यहां पर ले आते हैं। यहां पर क्या हो गया कि यार ये इस तरीके से क्लोज लूप। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस केस में तो ऊपर की तरफ ही होगी ना यार, और कितनी होगी? आई बी इंटू 2r। लेकिन इस केस में देखो, एल वेक्टर इधर, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, एल क्रॉस बी। मतलब इस केस में डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई बी इंटू 2r। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 0 होना भी था। डीएल वेक्टर के इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया था मैंने यार? रिजल्टेंट ऑफ डीएल वेक्टर। और फॉर क्लोज लूप इनका सभी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर खेलना आपको आता है, 0। क्लोज लूप इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट, छोटे एलिमेंट इन सभी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। मतलब सभी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो दैट मीन्स एक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि अगर किसी क्लोज लूप को करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 होती है। आई एम नॉट सेइंग फोर्स 0 है, फोर्स लग रही है हर सेगमेंट पर, बट इन सभी का रिजल्टेंट 0 होगा। एक्चुअल में अगर मैं इस सिनेरियो को अच्छे से समझाऊं आपको, तो अगर मैं छोटे छोटे से सेगमेंट ले लूं तो सभी पर देखो फोर्स ऐसे होगी, लाइक दिस। क्लियर है? क्योंकि सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनके वेक्टर कंपोनेंट मिलकर के ये ही आंसर देंगे ऊपर की तरफ, और इसमें नीचे की तरफ। तो रिजल्टेंट इन सभी का क्या हो गया? 0।
दैट मीन्स एक कहानी आपको समझ में आ गई, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया मैथमेटिकली भी और फिजिकली भी, कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को, क्लोज कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उस पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। एक बार आईआईटी में एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट कैरिंग कॉइल है, लूज कॉइल है, क्लियर एकदम, उसको डाल दिया। अब इसकी शेप क्या हो जाएगी? झटके से सर्कुलर शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा नेट फोर्स 0 होगी यार, नेट फोर्स 0 होगी, फोर्स तो लगी रही है ना यार, और आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करेगा। ये कैसे पता चला? अरे कोई भी एक एलिमेंट मान डीएल वेक्टर ले रहा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ले रहा, सो डीएल क्रॉस बी, मतलब हर जगह आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा? ये खींचेगा और तब तक खींचेगा जब तक नेट फोर्स क्या ना हो जाए? 0। दैट मीन्स एक सिमेट्रिसिटी ले लेगा, मतलब कैसी शेप ले लेगा? ये सर्कुलर। कैसी शेप ले लेगा? ये सर्कुलर, और एक तनाव इसमें क्रिएट हो जाएगा। कहो तो हम वो टेंशन भी इसमें निकाल सकते हैं। एक बार आईआईटी में वो भी कराया था, वो सब प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक और सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है वही सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, एक आर्बिट्ररी शेप का एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, वायर है जिसमें करंट आई दौड़ रहा है, बस इसके हमने कोऑर्डिनेट दे दी इस बार आपको, और वो मैग्नेटिक फोर्स वो पूछ रहा है आपसे। देखो डायरेक्शन क्या होगी, हमें तो किससे मतलब होता है? स्ट्रेट से। डायरेक्शन क्या होगी? मतलब कि चाहे करंट ऐसे जा रहा हो या ऐसे जा रहा हो, एक ही बात है। एल वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, एल क्रॉस बी, डायरेक्शन होगी इधर। क्लियर एकदम। एंगल कितना है? एल वेक्टर बी वेक्टर में एंगल कितना है? 90 डिग्री। आई बी एल लगेगा डायरेक्ट, आई की जगह आई, बी की जगह बी। एल क्या होता है? ये क्या, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5। तो क्या आ गया आंसर? 5IB। क्लियर एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? हो जाएंगे इस तरीके की प्रॉब्लम, इनको आप नोट करिए। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद सम न्यू कंसेप्ट्स। वी विल सी कि अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं तो उनके बीच में किस तरीके से फोर्स लगती है। वी विल सी सम मोर ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।